सेंटर फॉर क्रिप्टोग्राफी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक विभाग के लीड है। हमारे साथ हैं संदीप झंवर जी। संदीप झंवर जी सीए हैं और वकील भी हैं, और आप फाइनेंस के मामलों में, साइबर सिक्योरिटी के मामलों में गहरा इंटरेस्ट रखते हैं। हमारे साथ हैं आलोक विजयंत जी, जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं गवर्नमेंट इंडिया में, और आप साइबर सिक्योरिटी की टास्क फोर्स में सदस्य भी रह चुके हैं। लंबा अनुभव है, आपने आरबीआई में भी काम किया है। हमारे साथ हैं मृदुल काबरा जी, जो कि टेडक्स स्पीकर रह चुके हैं क्रिप्टोग्राफी पे, और आप MNIT से इंजीनियर हैं। आप ट्रेनिंग की फील्ड में भी जुड़े हुए हैं क्रिप्टोग्राफी की दिशा में, क्रिप्टो करेंसी की दिशा में। आप सभी लोगों को इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने हाल में एक पेपर भी लिखा हुआ है, हमने देखा कि आपने उसमें काफी गंभीर विषय उठाया है। संक्षेप में बताएं सर कि एक जो आरबीआई लाना चाहता है वो क्या ब्लॉकचेन आधारित कोई करेंसी है, या फिर कोई दूसरी करेंसी है, जो कि डिजिटल करेंसी का एक, मतलब जो हमारी पेपर करेंसी है उसका ही एक रूप होगा? देखिए, जो आपने ठीक कहा, हमने ये पेपर 2016, 17, 18 में लिखा था और 18 में फाइनेंस इंडिया में पब्लिश हुआ था। उसके बाद इसी की इमीडिएटली बाद आरबीआई ने जो है कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी हमारे सजेशन के बेसिस पे कि एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्रिएट की जाए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित हो। क्योंकि हमारे पेपर में बड़ा साफ लिखा था जो क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में चल रही हैं, जो कॉमनली नोन है, जैसे बिटकॉइन होता है या और हैं, उनके अंदर जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि वो टेनेबल एसेट की डेफिनेशन को डिफाइन नहीं करते हैं। कोई भी जो करेंसी होती है, जो मनी होता है या करेंसी होती है, उसकी डेफिनेशन में उसकी जो वैल्यूएशन होती है कि कैसे हम कहते हैं कि डॉलर की क्या वैल्यू है, रुपए की क्या वैल्यू है या यूरो की क्या वैल्यू है, उसके पीछे जो पूरे देश के एसेट्स होते हैं, चाहे वो पब्लिकली हेल्ड हो या प्राइवेटली हेल्ड हो, आपके पास हो, मेरे पास हो, भारत सरकार के पास हो या किसी निर्धारित इंस्टीट्यूशन के पास हो, वो सारे एसेट्स को वो एक तरीके से वैल्यू करके लिया जाता है। ये थ्योरी और स्ट्रक्चर और प्रिंसिपल के थ्रू डेवलप किया गया कॉन्सेप्ट है मनी के ऊपर, बहुत पुराना। तो उसके अंदर जब भी कोई सरकार लॉन्च करती है करेंसी, तो उसके अंदर वो एसेट्स को लॉक करके पीछे लेके चलती है, तो उससे स्टेबिलिटी आती है। कल को कुछ होता है, जैसे हमने देखा कि ग्रीस में डिबैकल हो रहा था पीछे 3-4 साल पहले, तो उस समय उनका प्रिंटिंग की पॉसिबिलिटी नहीं थी बिकॉज यूरो ने उन्होंने अडॉप्ट कर रखा था। तो अब उनको यही तरीका था कि वो अपने एसेट्स को, नेशनल एसेट्स को, पर्सनल एसेट्स को बेचें और उसको फिर आगे जाके अपने आप को, स्थिति को संभालें। तो इसलिए बैकिंग ऑफ दैट करेंसी इज इंपॉर्टेंट। जो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे बिटकॉइन हो चाहे और इस टाइप के जो प्रोडक्ट हैं, उनमें वो चीज नहीं है, इसलिए टेनेबल एसेट को डिफाइन नहीं करते हैं। जो हमने प्रपोज किया था वो ये था कि सेंट्रल बैंक जो है, जो हम करेंसी लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए हमें कोई मशीन की माइनिंग की जरूरत नहीं है, कोई और चीजों की जरूरत नहीं है। जो ब्लॉकचेन है वो एक सिस्टम है जो अडॉप्ट किया जा सकता है सिक्योरिटी मेजर की तरीके से, बट एक तरीके की डिजिटल करेंसी लाई जाए और उसी के साथ साथ एक M5 जो मॉनेटरी मेजर है, पहले M1 होता था, फिर M2 आया, फिर M3 आया। आजकल हिंदुस्तान में M3 की बात होती है, जब भी बजट किया जाता है तो M3 कितना बढ़ा कितना घटा उसकी बात होती है। इस तरीके के होते हैं, M0 होता है, MB होता है, इस तरीके से अलग अलग मेजर्स अलग अलग कंट्री देते हैं। और इसमें क्या होता था कि जैसे M0 है उसमें नोट और कॉइन्स होते थे, फिर MB आया उसमें नोट, कॉइन्स और बैंक वॉलेट आए, M1 आया उसके अंदर नोट, कॉइन वाले ट्रैवलर चेक्स भी आए, जो ट्रैवलर चेक खत्म हो गए हैं एक तरीके से। फिर M2 आया, इस तरीके से M3 के अंदर काफी सारी चीज, सेविंग्स डिपॉजिट आए, क्रेडिटेबल चेक्स आए, टाइम डिपॉजिट्स आए, लार्ज टाइम डिपॉजिट्स आए। इस टाइप के जो डिपॉजिट, अलग अलग कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स जो सेंट्रल बैंक लॉन्च करता था, उनको एनगल्फ किया गया ताकि उनको मॉनिटर किया जा सके कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे कम हो रहे हैं। तो इसी तरीके से हमने प्रपोज किया था उस समय कि M5 जो है गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर उनको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करनी है, जिसमें जो M3 में सारी चीजें हैं, प्लस जो डिजिटल फ्रेमवर्क है जो करेंसी का, और वो देखा जा सके। और हमने ये नहीं कहा कि आप नई करेंसी क्रिएट कीजिए, जो आपकी करेंसी ऑलरेडी चल रही है उसको खत्म करके उसको लेके वापस उसको एक डिजिटल फॉर्म में उनको दिया जाए। तो उसके लिए चाहे कोड दें, चाहे वो जैसे अभी स्ट्रक्चर है, अगर आपकी सैलरी आती है, मेरी सैलरी आती है, तो बैंक में आती है, मैंने आज तक उतना पैसा देखा भी नहीं जितना मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा है, ना काफी लोगों ने देखा नहीं है, वो ट्रांसफर होता रहता है, आजकल डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। तो उस टाइप पे जब डिजिटल करेंसी होगी और पेपर करेंसी, और हमने देखा, हमने पूरे आर्टिकल में दिया है किस तरीके से चमड़े की करेंसी आई, स्टोन की करेंसी आई, प्रेशस स्टोन्स की करेंसी आई, अलग अलग टाइप की करेंसी अलग अलग
क्षेत्रों में आई है टाइम में। तो अब जो नया दौर आगे देखने को आ रहा है वो ये देखने को आएगा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और इसको सबसे पहले चाइना ने एक पेट्रो डॉलर के थ्रू वेनेजुएला ने लॉन्च किया। तो उसने रिजर्व टेनेबल एसेट बनाने के लिए उसने क्या किया, बिकॉज उनकी कंट्री इकोनॉमिकली अच्छा नहीं कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो पेट्रोलियम रिजर्व हैं जितने भी, उनको हम बैकिंग सपोर्ट देंगे और उसके बेसिस पे हम पेट्रो डॉलर करेंगे। बट जो उन्होंने एस्टिमेट किए थे रिजर्व, वो ठीक नहीं निकले, तो इसलिए उनको वो फॉल करना पड़ा। इसी बेसिस पे अब चाइना भी लॉन्च कर रहा है, पिछले साल उन्होंने बात करी, अब आरबीआई भी बात करने लगा है कि हमें, और यही जो हमने अपने आर्टिकल में लिखा था वही आरबीआई कह रहा है कि हमें नई क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम उसका फॉर्म चेंज करेंगे। जैसे पहले एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता था, ऐसे पेपर से हम डिजिटल फॉर्म में जा रहे हैं, जो अब काफी हद तक जो ट्रांजैक्शन है, कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन हो, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन हो, उसमें हमें देखने को मिल रहा है। अमन जी, आपका कहना है कि जो पेपर करेंसी भी हम देख रहे हैं, रुपया की करेंसी है, जो हमारे पास अलग अलग रुपया है, 5 के, 10 के, 15 के, या फिर जो है ना 50 के, 100 के, तो उनको खत्म करके क्या उनको खत्म कर दिया जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ जी, आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि उनका चलन कम होता जाएगा। ऑल्दो अभी जो कैश आउटपुट है और जितना कैश विड्रॉल्स हुआ है कोविड के दौरान, वो काफी ज्यादा है। जितना जब हमने करेंसी हटाई थी, 1000 रुपए के नोट और 500 रुपए के नोट विड्रॉ किए थे डिमोनेटाइजेशन की, उससे भी ज्यादा इस समय मार्केट के अंदर पैसा है। बट चलन यही है कि इसको खत्म करके डिजिटल फॉर्म में रखा जाए, तो सारे लोग डिजिटल फॉर्म में उनको अकाउंट्स को रखेंगे। उनको सिक्योरिटी देने के लिए वहां पे ब्लॉकचेन्स का इस्तेमाल किया जाए, ना कि क्रिएट करने में, जैसे माइनिंग में अभी ये बिटकॉइंस क्रिएट किए जाते हैं। बिटकॉइंस अगर एक कॉमन आदमी की भाषा में बात करें, जैसे कैसीनो में अगर यह दिखाते हैं पिक्चरों में कि छोटे छोटे चिप्स यूज करते हैं, कॉइन्स यूज करते हैं, अब वो कॉइन्स कैसीनो में तो चल रहे हैं क्योंकि उसको कोई वैल्यूएशन करेगा, अल्टीमेटली वो भी डॉलर, यूरो, रुपया या किसी करेंसी में बाद में एक्सचेंज किए जाते हैं। तो इस तरीके से बिटकॉइन भी है। जो बिटकॉइन है वो कुछ लोग ट्रेड कर रहे हैं। अब जैसे एक कंपनी है टेस्ला, उसने कहा कि मैं अपनी गाड़ी बेचूंगी तो उसके लिए भी लेने को तैयार हूं, मैं उसको खरीदार बेचार करूंगी तो उसमें भी लेने को तैयार हूं। तो कुछ लोग इसको मिलके एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को, पर वो बन रहा है बिटकॉइन। ऐसे नहीं होता, बिकॉज उसमें अभी भी अगर कल को फेल हो जाए तो कौन सी गवर्नमेंट करेगी। मैंने अगर एक पैसा एक किसी बिटकॉइन में रख रखा है या किसी एस टाइप के एसेट पे, जिसको हम वर्चुअल एसेट कहते हैं, उसमें रखा हुआ है, तो कल को फेल हो जाएगा तो कौन सी गवर्नमेंट आके मेरे को उसका रिलीफ देगी, कौन सी गवर्नमेंट देगी, कौन सी रेगुलेटरी बॉडी देगी, उसके बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं। पर जब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होती है तो उसमें नेचुरल गवर्नेंस जो है ऑटोमेटिकली सेंट्रल बैंक की आ जाती है, जो सेंट्रल बैंक उसको गवर्न कर रहा है, और उस तरीके से ना मनी मार्केट डिस्टर्ब होती है, एक एफिशिएंसी मार्केट की तरफ जाते हैं। आपको लग रहा है कि प्रैक्टिकल है भारत जैसे देश में? बिल्कुल प्रैक्टिकल है जी। अब आप देखेंगे कि हम जो एक आम आदमी को समझा नहीं पाए, जन धन जो क्रिएट किया गया और साथ में डिमोनेटाइजेशन जो फेज आया, काफी लोगों ने उसको नकारा है। पर मैं कहता हूं डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो एक तबका, जो 30% बिल्कुल लोअर कैटेगरी का तबका था, एक पनवाड़ी था, एक छोटा साहूकार था, एक छोटा एक दुकान चलाता था, सड़क पे चलाता था, आज वो भी डिजिटल फॉर्म में करेंसी लेता, उससे सिक्योरिटी बढ़ी। पहले वो पैसा लेके शाम को जाता था तो लुटेरा भी हो सकता था, उसके दोस्त भी मिल सकते हैं कि मैं जुए में उड़ा दें, शराब में उड़ जाता था पैसा। अब वो डिजिटल मीडियम से अलग अलग तरीकों से यूपीआई के थ्रू उसके खाते में जाता है, जो जनधन अकाउंट में बने। और जब वो खाते में जाता है तो वो सोचता है कि मैं अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए सोचूं, घर बनाने की सोचूं, स्कूल की सोचूं, हेल्थ केयर की सोचूं। अब वो सोचने की क्षमता रखता है। पहले क्योंकि वो जो कमाता था शाम तक खत्म हो जाता था। हमारे गांव में गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनके लिए ठीक रहेगा क्या? वो देख पाएंगे कि डिजिटल करेंसी यूज कर पाएंगे क्या? वो क्यों नहीं कर पाएंगे। पोस्ट ऑफिस बैंकिंग जो हमने सजेस्ट किया था 2008-9 के अंदर, सरकार ने लागू किया, वहां पे जब अगर आप अकाउंट में जमा कराते हैं तो वो आपको स्लिप देते हैं डिजिटली। आजकल सबकी पासबुक में आपको जो अमाउंट दिखाई देता है, कोई आपको हाथ में रुपए तो देके नहीं दिखाता है। कोई भी बैंक इतना पैसा भी नहीं रखता है, जितने डिपॉजिटर्स है उतना पैसा रखता हो कोई बैंक या कोई ब्रांच। तो ये चीज जो है, अब जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे किसान हैं, वो भी समझ रहे हैं और अब वो भी ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड हमने 97-98 में किया, जो किसान क्रेडिट कार्ड लागू किया सरकार ने, अब वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन भी लेते हैं। अब उसमें ना उनको पैसा मिलता है कैश के अंदर, ना कैश में जाता है, और वो लोन मिलता है उनको, उसके ऊपर ब्याज भी मिलता है, उसके ऊपर वो काम भी कर सकते हैं। तो डिजिटल फ्रेम ये सोचे कि सिर्फ अर्बन एरियाज में है, गलत है। रूरल एरियाज में भी काफी लोग अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और पिछले जब ये दो साल पहले जब देखने को ट्रेंड मिल रहे थे, ये बड़े बड़े रिटेल स्टोर जो थे, उन्होंने देखा कि जो उसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली नवंबर 2019 के अंदर, मेरे को याद है, वो रूरल इंडिया से आ रही थी, जबकि अर्बन इंडिया में इतनी ज्यादा नहीं आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे नौकरियां लूज हो रही थी उस समय। पर अर्बन रूरल इंडिया के अंदर, वहां पे जो गरीब गांव के छोटे गांव, 2 टायर सिटी 3 टायर सिटीज थी,
उनके अंदर रिटेल बढ़ रहा था, बिकॉज लोग अब उनको ऐप्स को यूज करके, डिजिटल फ्रेमवर्क को यूज करके खरीदारी बेचारी सब काम कर रहे हैं। जी आलोक जी, आप सर अमन जी का कहना है कि डिजिटल करेंसी का टाइम आ चुका है। तो डिजिटल करेंसी जब बात करते हैं तो क्या वो क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं या फिर कोई दूसरी करेंसी की बात कर रहे हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी की तरह की होगी, लेकिन उसको ब्लॉकचेन से प्रोटेक्ट किया जाएगा? संक्षेप में समझाएं, क्योंकि अब आप भारत सरकार में है, मैं चाहता हूं कि एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट आपकी तरफ से आए। थैंक यू स्वतंत्र जी, आपने मुझे मौका दिया है। इनफैक्ट अमन जी ने काफी अच्छा बोला। बेसिकली कोई भी करेंसी, मैं बहुत दिनों से इनफैक्ट भारतीय रिजर्व बैंक में भी मेरी डिप्टी गवर्नर लेवल पे किसी से कभी बात हुई थी, जिस समय शुरू में हुआ था करीब आज से 4 साल पहले कि हमारे पास क्रिप्टो करेंसी होना चाहिए और भारत में भी क्रिप्टो करेंसी होना चाहिए। उस समय मैंने इनको यही एडवाइस किया था कि क्रिप्टो करेंसी जो है इस करंट फॉर्म में, जिस फॉर्म में ये आप जो बीटीसी और बिटकॉइंस और जेरोडियम को जानते हैं, उस फॉर्म में तो क्रिप्टो करेंसी, वो तो करेंसी है ही नहीं। पहली चीज, वो तो हुंडी का बिजनेस है, हुंडी का व्यापार है, जिसमें आप एक चिट लिख देते हैं और उसकी वैल्यूएशन कुछ भी करके और उसको मार्केट में चलाते हैं। तो मेरा टेक इस पे, क्रिप्टो करेंसी जो अभी एग्जिस्टिंग, जिसको हम टिपिकल वे में जिसको हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, जो बिटकॉइंस और ये है, ये एक्चुअली करेंसी नहीं है। बिकॉज किसी भी करेंसी के 3 मेजर पैरामीटर्स होते हैं। एक तो ये होता है कि उसकी एक इशुइंग अथॉरिटी चाहिए। बिटकॉइंस के केस में तो जिसने इस बिटकॉइन को जन्म दिया वो खुद आज मना कर रहा है कि मैं बिटकॉइन, मेरा बिटकॉइन से कोई लेना देना नहीं है, तो पहला एक इशूइंग अथॉरिटी होना चाहिए जो इन कॉइन्स को इशू करे। दूसरा होना चाहिए somebody has to underwrite, उसको अंडरराइट करना पड़ेगा। मैं धारक को इतने पैसे देने का वचन अदा करता हूं, भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्टेटमेंट है, किसी को ये वाला चीज अंडरराइटिंग करना पड़ेगा। और तीसरा, जैसे अमन जी ने बहुत क्लियर बोला कि इसकी एक एसेट बैकिंग होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होता है कि धड़ल्ले से आप एक रोग नेशन की साथ धड़ाधड़ नोट प्रिंट करते जाइए, जैसे बिटकॉइन में माइनिंग का कॉन्सेप्ट है कि आप माइन कर सकते हैं, माइन कर सकते हैं। जो आप माइन कर रहे हैं बेसिकली उसका तो कोई करता धरता नहीं है नीचे। जो आप जिसके जैसे बोल रहे थे पेट्रो का बैकिंग किया, अब ये तो एकदम टोटल एस्टिमेशंस पे है लोगों के कि आप कितना अपने करेंसी को ये करना चाहते हैं। दूसरा चीज मैं स्वतंत्र जी एक बात बताना चाहूंगा, बिटकॉइन के केस में क्या हुआ था, अगर आप 2013 के आसपास में देखें, 2012-13 के आसपास में जिस समय बिटकॉइन शुरू हुआ था, उससे पहले एक सुओमोटो हैकिंग कम्युनिटी में एक करेंसी चलती थी जिसका नाम था लिबर्टी रिजर्व एंड वेब मनी। इसी तरह की करेंसी थी। अचानक एक दिन उसके साइट पे ताला लगा और आया सीज्ड बाय FBI, और उसके 6 महीने के बाद में ये बिटकॉइन का जन्म हुआ। तो मेरा दिमाग तो बहुत दूसरा तरह से चलता है। मेरा दिमाग इस तरह से चल रहा है कि अगर एक तरीका, एक काम करने का अगर वो गलत था, तो उसी काम को अगर टेक्नोलॉजी आपने स्ट्रेंथ कर दी उसको, और या टेक्नोलॉजी आपने मजबूत कर दी, तो क्या आप उसको लीगलाइज कर सकते हैं? दैट वाज द क्वेश्चन। पहले भी लिबर्टी रिजर्व वैसे ही डिजिटल मनी चल रहा, तो वो जब सीज हुआ, तो बिटकॉइन जब शुरू हुआ, और ऑल ऑफ ए सडन अगर आपको ध्यान हो 2012-13 में बिटकॉइन की जो वैल्यूएशन थी वो 7,000 रुपए 8,000 रुपए होती थी इंडियन करेंसी में, उसकी वैल्यू। और अचानक 6 महीने के अंदर में वो $14,000 और $15,000 का जो उसने टारगेट तय किया। इस तरह से आज तक दुनिया में किसी भी करेंसी का इतना एप्रिसिएशन कभी नहीं हुआ है। देखो सवाल है कि सर इसकी जो अपील है, उसकी अपील की वजह क्या है? आप कोई भी चीज जब आप किसी से छिपाते हैं, ये बिल्कुल ह्यूमन टेंडेंसी है, साइकोलॉजी है कि जब आप कोई चीज छिपाओ तो उसको देखने की इच्छा ज्यादा होती है। सिमिलरली लोग कहते हैं कि जितने भी ब्लैक करेंसी चल रहे हैं या बाहर में जितने ड्रग्स का रैकेट चल रहा है या इस तरह के जो नेगेटिव धंधे चल रहे हैं इंटरनेट पे, उन सब में बिटकॉइंस का इस्तेमाल होता है। बट तो भारत सरकार को कौन रोक रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसको भारत में इलीगल ठहरा दें? भारत को इलीगल ठहरा दें? भारत में तो अभी तक उन्होंने लीगल तो ठहराया नहीं है सर, लेकिन इलीगल भी नहीं ठहराया ना आपको। इलीगल भी नहीं। देखिए भारत में एक अनुमान है कि भारत में 1 करोड़ लोगों का निवेश है इसमें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमेशा भारतीय रिजर्व बैंक हमेशा थोड़े थोड़े दिन पे आके कहता है बिटकॉइंस में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट इज इलीगल इन टर्म्स ऑफ, इट इज नॉट एप्लीकेबल सो फार एज भारत का करेंसी सिस्टम इज कंसर्न, क्योंकि एक करेंसी होने को क्वालिफाई ही नहीं करता है। इट इज नॉट अ करेंसी। और करेंसी भारत के बैंकों से ही उनको पैसा मिलता है, वो कहीं बाहर से पैसा नहीं लेते, तो उनको कन्वर्ट होते हैं भारत के रुपए। देखिए इसमें हल्का सा एक कैच है स्वतंत्र जी, एक कमोडिटी है,
हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग प्रणाली में ये कहा गया है कि आप बैंकिंग पेमेंट सिस्टम आप यूज करके कोई भी कमोडिटी खरीद सकते हैं। तो बिटकॉइन को एज ए कमोडिटी हम देख सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन को एज ए करेंसी हम नहीं देख सकते हैं। आज तो कमोडिटी के रूप में कमोडिटी बन गई ना वो, कमोडिटी जैसे गोल्ड कमोडिटी है। अब कोई आदमी चांद पे अगर जमीन खरीदना चाहता है वर्चुअल, तो उसकी चॉइस है, खरीद ले। लेकिन कल की डेट में अगर ये सोचे कि रॉकेट भी हम प्रोवाइड करेंगे वहां तक पहुंचने के लिए, तो वो गलत होगा। इसलिए जब ये भारतीय रिजर्व बैंक का जब ये स्टेटमेंट आया, मैं आपको एक चीज बताना चाहता था सतत जी, मेरे 26 साल का अनुभव है भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों जोड़ करके। जब भारतीय रिजर्व बैंक कोई फैसला लेता है तो बहुत वेल थॉट आउट फैसला होता है। जो कुछ लोगों का ये डाउट हो रहा था कि चला पाएंगे, जब ये अपनी ईमेल स्ट्रक्चर नहीं चला पाते हैं तो क्या चला। लेकिन आप ये बताइए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस, ईएफटी, इंफिनेट का जो आपका नेशनल फाइनेंशियल स्विच, पिछले 2003 से ये सारे कुछ चल रहे हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं एक बार भी ये सिस्टम ब्रीच नहीं हुआ है, क्योंकि ये सारे सिस्टम जो है बहुत वेल थॉट आउट पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स के थ्रू ये सिस्टम बनाते हैं। ये देर जरूर करते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ रिजर्व बैंक कोई चीज इस तरह के चीज में जब हाथ डालता है तो उससे पहले वर्ल्ड के बेस्ट ब्रेन्स को कनेक्ट करके और कॉन्टैक्ट करके और फिर जाकर के बनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं डॉक्टर गांधी हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक में जी, ये तो मान लें कि उसको भारत ने भी जो ना जो बिटकॉइन है या फिर जो क्रिप्टो करेंसी है उनको एक असेट्स के रूप में मान्यता दे दी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उसमें तीन इश्यूज हैं, जो तीन चैलेंजेस आएंगे। वो है, एक तो एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके करेंसी की। आप इंडियन रुपी को आप डॉलर के टर्म में कन्वर्ट या डॉलर को आप इंडियन रुपी, तो इसको करेंसी बास्केट कहते हैं। बास्केट ऑफ करेंसी में आपका फिट होना चाहिए, दैट इज वन। दूसरा है प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन। आप उसकी प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन को कैसे कंट्रोल करेगा। ऐसा नहीं हो जाए कि जैसे डॉलर और रुपी का रेट होता है, कभी 70 रुपए होता है और अचानक अगर 700 हो गया तो क्या होगा। सो देयर हैज टू बी अ काइंड ऑफ एन ओपन मार्केट ऑपरेशंस। भारतीय रिजर्व बैंक ये सारा कुछ प्लान करेगा कि अगर मुझे मार्केट से अगर इस डिजिटल करेंसी जो ये लेकर के आएंगे या जाएगी, इनको मार्केट से पुल बैक कैसे करना है और मार्केट में पुश इन कैसे करना है, ये सारे मैकेनिज्म वेल प्लान्ड आउट, थॉट आउट होंगे। ये इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। ये जैसे कह रहे हैं मनी मार्केट्स एंड ऑल दैट, यस डेफिनेटली मनी मार्केट से इसका इंटीग्रेशन होना है। इसका अलाउ तो करेंगे मार्केट बेस्ड इसके स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग को, लेकिन इवन मार्केट को भी कंट्रोल एक लेवल में किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा कोई भी इन्वेस्टर कंट्री में जो है, जो इस डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करे भारतीय रिजर्व बैंक के, या उसमें अगर ट्रेड करे और एक्सचेंज करे तो उसको कोई इस तरह का नुकसान हो। तो ये केयर रखा जाएगा, आई एम श्योर। हमारे साथ मृदुल जी हैं। मृदुल जी मैं देख रहा हूँ बड़ी देर से बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। मृदुल जी, आपको लग रहा है कि क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी असेट का रूप ले चुकी है और आगे इसकी एक्सेप्टेंस फ्यूचर दिख रहा है आपको? ओनली ये एक बड़ा मिथ है कि क्रिप्टो जो है वो इलीगल एक्टिविटी के लिए ज्यादा यूज होता है, बट टोटल क्रिप्टो के वॉल्यूम में से ओनली 0.34% जो है वो इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज होता है, बाकी नहीं होता है। जबकि हम फियाट करेंसी, आंकड़े का स्रोत क्या है आपका? ये आप कोई भी बहुत मेजर न्यूज सोर्सेज है, न्यूयॉर्क टाइम्स पे भी पब्लिश हुआ था ये, बट आप इसको गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा बहुत सारे क्रेडिबल सोर्सेज। गूगल में तो बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं सर। नहीं, मैं आपको क्रेडिबल सोर्सेज की बात बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम लिया, तो ये इस तरह से कई जो मेजर पब्लिशर्स हैं उन्होंने डाला था इसके बारे में। नेक्स्ट थिंग इज कि फियाट करेंसी या जो भी हम कैश यूज करते हैं उससे इलीगल एक्टिविटी कितनी हो रही है वो ट्रेसेबल नहीं है। तो ये एक एक्चुअली अच्छा फैक्टर है, पर ये फैक्टर सीबीडीसी भी ले आएगा, विच इज वेरी गुड। बट सीबीडीसी को लाने से हम कैश को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में कैश, बिकॉज कितना भी डिजिटलाइजेशन आ गया, वी आर स्टिल कैश डोमिनेटेड। अभी तक मृदुल जी आरबीआई ने जो कहा है उससे आपको क्या लगता है कि आरबीआई खुद क्रिप्टो करेंसी ला रहा है या कोई दूसरी करेंसी ला रहा है? आरबीआई लाना क्या चाहता है? आपको कुछ अनुमान है क्या आपका? किसी भी चीज को ब्लॉकचेन पे डालने से ही इटसेल्फ सेंट्रल कंट्रोल काफी लूज हो जाता है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस जो है वो सभी को विजिबल है और कोई भी उस ब्लॉकचेन को वेरीफाई कर सकता है। जबकि एक सेंट्रल अथॉरिटी ये चाहेगी कि पावर उनके हाथ में ज्यादा आए। इससे एक नुकसान ये भी हो सकता है कि बैंक्स जो इंटरमीडियरीज हैं दे विल लूज पावर। जैसे कि आज हम पेटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक बैंक से हम उसमें पैसा डालते हैं, फिर पेटीएम इंटरमीडियरी है, फिर उसके बाद एक बैंक में रिसीव होता है, तो 3 की जगह बीच में सिर्फ आरबीआई आ जाएगा।
सो दैट विल मेक आरबीआई रियली पावरफुल, और बैंक्स को पावर लूज हो जाएगी, जिससे बैंक्स को अपने लोन्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो दैट इज गोइंग टू बी वन मोर नेगेटिव ऑफ सीबीडीसी। बिल्कुल, हमारे साथ जयप्रकाश कार जी हैं। जयप्रकाश जी, ऐसा माना जा रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी है, बेसिकली जो नेटिजन्स हैं, जो कंप्यूटर के आप जैसे लोग हैं, इनको अपने लिए कोई एसेट क्लास चाहिए थी जिसको वही समझते हो, जिसमें वो ज्यादा अपना जिसको कब्जा कर सकते हैं, अपना जिसको कहते हैं कि प्रभुत्व जमा सकें, ऐसी करेंसी कोई एसेट क्लास चाहिए थी, इसलिए उन्होंने वो एसेट क्लास बना दी, और आप ही लोग उसके अस्तित्व के कारण है, आप ही लोग उसको मान्यता दे रहे हैं, आप ही लोग चलाएंगे उसको। क्या यही हकीकत है? Basically, it does not require any trusted third party, right? So if there is no any trusted third party, definitely first part is it is more secure. मतलब आपका सिक्योर है पूरा? Yes, it is completely secure. It is deployed in blockchain, and her transaction is being signed. The ledger is basically that is the block, that is the block, and is being signed by these entities. हमारे जो करेंसी है, रुपया है, डॉलर है, उसकी तुलना में ये कैसे ज्यादा सुरक्षित है, कैसे ज्यादा सिक्योर है? Yes, it is more secure because of यहाँ कोई थर्ड पार्टी यहाँ इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, there is no any थर्ड पार्टी। तो ये peer ये काम करता है, और उसमें जो ब्लॉकचेन डिप्लॉय हुआ है और जो माइनिंग ऑपरेशन हो रहा है, तो उसमें जो क्रिप्टो पजल दैट इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ वर्क्स, मैं पूरा डेप्थ में जाना नहीं चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड द प्रूफ ऑफ वर्क्स। एंड if anyone wants to suppose double spending का इशू आता है, तो he must have to solve that proof of works, that means has to solve that crypto puzzle। लेकिन सर एक ही थोड़ी है स्वतंत्र जी आई थिंक हम लोग थोड़ा गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं है, ये करेंसी का मुद्दा है। ये देखिए, ये सिक्योरिटी, आप कल को दूसरी सिक्योरिटी अगर ब्लॉकचेन की जगह सम डी ब्लॉकचेन अगर आ जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, वो फिर करेंसी हो जाएगा? ऐसा नहीं है। इट हैज गॉट नथिंग सिक्योरिटी सो फार एज ब्लॉकचेन इज कंसर्न। देखिए, ब्लॉकचेन सिक्योर्ड इज टू एन एक्सटेंट। आज सिक्योर है, कल सिक्योर होने की उसकी कोई गारंटी नहीं है। दैट इज वन। नंबर टू, जहां तक इसकी ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात है, तो आज की डेट में 3 लोग ब्लॉकचेन कंट्रोल कर रहे हैं, बीटीसी, इथेरियम और एक और है, कोई तीसरा है। तो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद करेंसी। ये ब्लॉकचेन आप लैंड रिकॉर्ड रखने में भी लगा सकते हैं, ये ब्लॉकचेन आप किसी और दूसरे लाइव एप्लीकेशन। सो जहां तक करेंसी का डेफिनेशन है स्वतंत्र जी, करेंसी वो होता है जिसको कोई सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी इश्यू करता है, जिसके पीछे एक एसेट बैकिंग होता है। जहां तक बिटकॉइन का सवाल है, कुछ कंप्यूटर विजर्ड्स ने उठा करके एक चीज बना दिया और उस पर करेंसी चला दिया। मैं इस बात से भी एग्री नहीं करता हूं कि ये गोल्ड की तरह है, नहीं है गोल्ड की तरह। आप इस मतलब ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर मुझे मंगल पे अगर मेरे पास वर्चुअल जमीन है, तो मैं उसको अपने फिजिकल जमीन से कंपेयर कर लूं? कैसे कर लूंगा मैं कंपेयर? उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं हो सकती है, इसलिए वो कोई एसेट नहीं है आज की डेट में, वो सिर्फ पेपर है, कल खत्म हो गया तो जीरो है। हाँ, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जो आपने कहा कि इंडिया की स्टैंडिंग इसके ऊपर क्या है। जब हमने ये चीज प्रपोज किया था, अरुण जेटली जी ने बजट के अंदर कहा कि ये जो है लेजिटिमेट टेनेबल एसेट या नहीं है। उसके बाद बैंक्स को निर्धारित किया कि इसके अंदर बिल्कुल भी ना इसकी सेलिंग की जाए, ना खरीदारी की जाए। बिल्कुल। उसके बाद जो है, बाद में जो बिटकॉइन की लॉबी है, या जो इस टाइप के प्रोडक्ट, वर्चुअल, मैं इनको वर्चुअल प्रोडक्ट कहता हूं, इनको ना एसेट्स कहता हूं ना करेंसी कहता हूं, इनको मैं वर्चुअल प्रोडक्ट्स कहता हूं। और वो जो वर्चुअल प्रोडक्ट्स के जो ग्रुप लीडर्स हैं, उन्होंने मिलके कोर्ट के अंदर एक अर्जी दाखिल की गई, और उसमें ये कहा कि हमें इनको ट्रेड करने के लिए अलाउंस दी जाए। अब ट्रेड तो मैं मोबाइल भी कर सकता हूं, मोबाइल की भी मार्केट है, मोबाइल भी मार्केट के अंदर बेचता हूं मैं। जो है आपका ये प्रोग्राम है, इसको भी ये ट्रेडिंग होता है, यूट्यूब पे जाएगा तो ये ट्रेडिंग हो सकता है, उसको उसकी बोली लग सकती है। तो ट्रेडिंग के लिए कोई भी प्रोडक्ट, इक्विटी है, डेट है, इस टाइप के कागज हैं जो एक कंपनी इशू करती है, जो एक वर्चुअल फॉर्म में आजकल मिलते हैं, वो भी ट्रेड होते हैं। तो ये ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउ किया गया, जो कोर्ट ने निर्धारित किया। उसके बाद भी रिपोर्ट्स आई और आरबीआई ने साफ कहा कि हम इसको एक लेजिटिमेट एसेट क्लास नहीं मानते हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं, बहुत सारी कंट्रीज कर रही है। और लास्ट ईयर फेडरल रिजर्व बैंक ने भी, जो क्योंकि अमेरिका और जापान एक दो कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं इन वर्चुअल प्रोडक्ट्स को, फेडरल रिजर्व बैंक ने भी कहा कि हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्रिएट करना चाहते हैं
और उसके बाद हो सकता है इसको इलिजिटिमेट किया जा सकता है, वहां पे भी ट्रेडिंग अलाउड स्टिल रहेगी। तो इंडिया में भी ट्रेडिंग अलाउड है, पर ना ही बैंक फाइनेंस कर सकता है इसको डायरेक्टली, ना ही बैंक इसके लिए पहले जैसे बेचने लग गए थे कुछ बैंक, उसको बेच सकते हैं, वो भी अभी आज अलाउड नहीं है, पर ट्रेडिंग अलाउड है जैसे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। जी, लेकिन सवाल है कि इसके एक्सचेंज चल रहे हैं और जो ना एक्सचेंज जो भी कन्वर्ट होते हैं वो बैंक से ही अपना पैसा लेते हैं, बैंक उसको पैसा देते भी हैं। तो सवाल है कि आखिर बैंक बिल्कुल अगर कह रहे हैं, जैसे ट्रैवलर चेक थे तो हमारे जो थॉमस कुक ने और एमएक्स ने इंट्रोड्यूस करे, वो कभी भी करेंसी नहीं बन पाए, उसको भी एक्सचेंज करते थे, बेचते थे। हम किसी एयरपोर्ट पे जाते थे, किसी दुकान पे जाते थे, अमेरिका में, यूरोप में, मैंने सारी जिंदगी यूज किया पिछले 30 सालों में, $100 का, $50 का, $10 का ट्रैवलर चेक लेके जाता था, बैंक भी उसको वैल्यू करते थे, एक्सचेंज करते थे एज एन एक्सचेंज कमोडिटी। बट वो एसेट क्लास नहीं बन पाया है, वो बैकिंग होती थी उसकी डॉलर के प्रति, और उसके बेसिस पे वो एक्सचेंज की वैल्यू, और जो करेंसी एक्सचेंज होता था उसके बेसिस पे चलता था। कभी भी वो करेंसी नहीं, उन्होंने आज तक नहीं कहा कि ये ट्रैवलर चेक करेंसी है। तो ये चीज जो माध्यम बनाया जा रहा है उसको करेंसी न्याम दिया जा रहा है, इसके कोई बैकिंग नहीं है। कल को कोई डिफॉल्ट हो जाए, ब्लॉकचेन ब्रेकेबल है, ये पिछले 4 साल में बड़ा क्लियर हो गया है कि ब्लॉकचेन ब्रेकेबल है। और जैसे अभी आलोक जी ने भी कहा, ब्लॉकचेन जैसे पहले मैंने कहा टेक्नोलॉजी है, और वो इसमें भी जो सीबीडीसी क्रिएट किए जा रहे हैं इसमें भी लागू की जाएगी, ताकि एक सिक्योर एनवायरनमेंट किया जा सके, उसका एडवांस लेवल क्रिएट किया जाएगा जो आरबीआई करेगा। तो ये टेक्नोलॉजी को तो कहीं पे भी यूज किया जा सकता है, उसको कपड़ों के कारखाने में भी यूज किया जा सकता है, उसको हम जो एक बातचीत कर रहे हैं इसके अंदर भी यूज किया जा सकता है, ताकि एक सिक्योर एनवायरनमेंट बन सके। उससे बिटकॉइन या पीटीसी या कोई भी इस टाइप का प्रोडक्ट जो है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये वर्चुअल प्रोडक्ट्स हैं और ये एसेट क्लासेस नहीं है। जी संदीप जी, आप लोगों की नजर में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सीए और वकील बेसिकली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ही देखते हैं हर चीज का, आपकी नजर में कहाँ लग रहा है कि ये कोई स्टैंडिंग है इसकी कहीं, इस करेंसी की किस रूप में, असेट क्लास के रूप में, या फिर आपके करेंसी के रूप में, किसी रूप में कोई इसकी स्टैंडिंग दिख रही है आपको? भारत में फ्यूचर दिख रहा है क्या क्रिप्टो करेंसी का? देखिए, हम एक बहुत गलत कंपैरिजन बिटकॉइन और डिजिटल करेंसी का कर रहे हैं। बिटकॉइन और डिजिटल करेंसी का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। हम देखते हैं कि बिटकॉइन की रेट आज ये हो गई, कल ये हो गई। जब डिजिटल करेंसी आएगी, जब भी ये लॉन्च होती है पूरे प्रूफ के साथ, जैसा आलोक जी ने बताया, तो आज 10 रुपए के नोट की वैल्यू आज ये है, कल ये है, परसों ये है, ऐसा नहीं होता है। तो वैसे ही डिजिटल करेंसी ऐसे नहीं होएगी। डिजिटल करेंसी अपनी जो अभी नोट पेपर करेंसी चलती है या प्लास्टिक करेंसी चलती है, उसका एक ऑल्टरनेट है। तो बिटकॉइन को और इसको कंपैरिजन करना गलत है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 11th क्लास जब सबसे पहले मैंने कॉमर्स लिया तब देखा, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी और करेंसी, देयर इज अ डिफरेंस। करेंसी की डेफिनेशन हमको अमन जी ने भी बताई, आलोक जी ने भी बताई। मनी, अब जैसे टेस्ला का एग्जांपल लिया इन्होंने, ये बताया गया कि टेस्ला बिटकॉइन के बदले में गाड़ी दे रही है। तो कहीं सोने के बदले में हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, जमीन भी दे देते हैं, कई बार हमारे उधार सेटल करने के लिए जमीन होती है, करेंसी नहीं बनता। इस तरीके से ये बिटकॉइन का एक्सचेंज हो रहा है। पहले पिताजी और दादाजी से हम सुनते थे कि एक बोरी गेहूं के बदले में कपड़े लेके आते, इस तरह के ट्रांजैक्शन पहले होते थे। तो ये बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन उस तरह का ट्रांजैक्शन है। इसीलिए बिटकॉइन की वैल्यू और मनी की जो वैल्यू, ये अपनी करेंसी की जो वैल्यू है, ये दोनों अलग अलग होती है। बिटकॉइन की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, डिमांड सप्लाई से चलती है, जबकि हमारी कंट्री के अंदर, डॉलर और रुपये का मैं नहीं कह रहा हूं, बट कंट्री के अंदर इसकी वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती। अब जहां तक एक्सेप्टेंस का सवाल है, देखिए आज सुबह मैं करीब 40 किलोमीटर साइकिल चला के आया। मैं घर से निकला था कहीं और जाने के लिए, पास में ही 2-3 किलोमीटर जाने के लिए निकला था, पर मेरा मन किया आज मौसम अच्छा है, मैं निकल गया। और आज से अगर 5 साल पहले या 3 साल पहले मैं जा रहा होता तो मेरे को एक बार घर वापस जाना होता कि पैसे जेब में कुछ ले लूं, पर आज मेरे को जरूरत ही नहीं लगती कि मेरे पैसे, मेरा मोबाइल अगर मेरे पास है तो मेरे को पैसे की जरूरत ही नहीं। रास्ते में चाय भी पीनी है तो वो 15 रुपए भी एक्सेप्टेंस है। रास्ते में 10 रुपए का कुछ जूस भी पीना है तो भी उसकी एक्सेप्टेंस आज भी डिजिटल मोड से है। तो अब इसकी नीड क्या है डिजिटल करेंसी की? ये हम जब अभी डिजिटल पेमेंट करते हैं तो इसमें यूपीआई और बैंक, पेमेंट बैंक, ये सब सेटलमेंट के सिस्टम बीच में आ रहे हैं।
डिजिटल करेंसी अगर डायरेक्ट होगी, जैसे हम 100 रुपए किसी को दे रहे हैं तो उसमें बैंक 100 रुपए का नोट जब देते हैं तो बैंक बीच में नहीं आता, उसी तरीके से अगर हम डिजिटल करेंसी किसी को पास ऑन करेंगे तो उसमें बैंक का सेटलमेंट सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ये नीड है कि जब अब मैं अपना बैंक स्टेटमेंट देखता हूं तो उसमें 10 रुपए, 15 रुपए, 5 रुपए यूपीआई, इस तरीके से ये सब हो रहा है। सेटलमेंट सिस्टम एक काम कर रहा है, वो एक बल्कि सिस्टम काम कर रहा है जिसकी जरूरत नहीं है। अगर डिजिटल करेंसी होगी डायरेक्ट एक से दूसरी जगह पर वो पेमेंट एक से दूसरे आदमी के पास चला जाएगा तो ये बात ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इसकी नीड भी दिखती है। हालांकि कैसे ये लॉन्च होगी, किस तरीके से इसमें सिक्योरिटी सिस्टम होएगा, एक नया नोट लॉन्च होता है उसके लिए भी बहुत सारी वर्किंग होती है, एक नोट विड्रॉ करना होता है तो भी बहुत सारी वर्किंग होती है। तो ये भी एक वैसा ही सिस्टम होएगा। और आजकल तो बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये आईटी इतना डेवलप्ड है, कुछ ना कुछ ये जल्दी से जल्दी कर ही सकते हैं। तो और ये जहां तक आरबीआई का सवाल है, आरबीआई ने ऐसा कुछ कहा नहीं है। डिप्टी गवर्नर का ये की नोट एड्रेस था और जिस नोट से ये मैंने डाउनलोड किया उसमें नीचे एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि दिस इज पर्सनल व्यू। उन्होंने एक अपना एक व्यू पॉइंट दिया है, उन्होंने फ्यूचर को देख के ऐसा कहा है। ये आइडिया अगर कन्वर्ट होता है बहुत अच्छा है। कंट्रीज कुछ ही कंट्रीज में अभी तक ये पायलट प्रोजेक्ट जैसे ही रन हो पाया है, पूरा ये कहीं रन नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे देखते हैं हम आगे कैसे ये बढ़ता है और कैसे इसको लीगल शेप मिलती है, किस तरीके से ये प्रैक्टिकल धरातल पर सारा चीज आती है। बट नीड और एक्सेप्टेंस ये कहीं डाउटफुल नहीं है। और बिटकॉइन से इसका कंपैरिजन बिल्कुल गलत है। बिटकॉइन जैसे सब लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक ट्रेडेबल चीज हो गई, सोना भी नहीं है। बट जैसे कॉमर्शियल पेपर्स, जैसे शेयर बाजार है, आप पेनी स्टॉक जो शेयर के चलते हैं, अपनी इच्छा है, मेरी इच्छा है, कल वो 50 पैसे का शेयर था, मैंने उसको 70 पैसे लगाया, 70 पैसे लेके खरीद लिया बाजार से। मेरे को लगता है उसमें वैल्यू है, ये वापस मैं 80 पैसे में बेच पाऊंगा, वापस 90 पैसे में बेच पाऊंगा। तो इस तरह की सी बिटकॉइन की करेंसी है। तो मेरे हिसाब से डिजिटल करेंसी का मैं तो स्वागत करूंगा। मैं बहुत अच्छे से डिजिटल पेमेंट्स यूज करता हूं, मेरे पेमेंट्स भी रिसीव होते हैं, तो डिजिटल करेंसी भी यूजेबल है। और सेंट्रल बैंक के द्वारा अगर ये लॉन्च होती है तो दिस इज जस्ट लाइक अ नोट, करेंसी नोट। ठीक है, फिलहाल चर्चा में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक बाद लौटेंगे तो बात करेंगे, जैसे कि संदीप झंवर जी बोल रहे हैं कि इसकी नीड क्या है और इसकी एक्सेप्टेंस क्या है। और सवाल है कि इसका जो अगर एक्सेप्टेंस है भी तो जो कब तक ये आ रही है, आरबीआई ने क्या कहा है इसके बारे में, इसकी बहुत क्लैरिटी नहीं है। इस बात करेंगे कि आखिर आरबीआई ने अभी तक कहा क्या है और कब तक आ जाना चाहिए। कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हर सदस्य यहाँ सुनाएगा बदलाव की कहानी, क्योंकि परिवार ही है हमारी जिंदगानी। बदल रहा है परिवार, नया होगा हर बार। राजस्थान पत्रिका की बेहद लंबे समय से पाठक हूँ और परिवार परिशिष्ट मेरा पसंदीदा है, जिसका कारण है इसमें आने वाली छोटी और बड़ी उपयोगी जानकारियाँ। मैं पत्रिका अखबार रेगुलर पढ़ती हूँ और खास करके इसका जो परिवार अंक है मुझे बहुत ही पसंद है। इस अंक में बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन रहते हैं, खास करके महिलाओं ने कैसे संघर्ष करके एक मुकाम को हासिल किया है। महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तो उन्हें कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, यहाँ तक कि कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए, ये सब इस मैगजीन में बताया जाता है। इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वह है एक आदर्श जीवन, आदर्श परिवार को बनाने के लिए जो आवश्यक जीवन मूल्य हैं, उनकी जानकारी इसके माध्यम से बहुत ही प्रेरक कहानियों के माध्यम से, प्रेरक जीवनियों के माध्यम से पाठकों को उपलब्ध करवाई जाती रही है। आपका अपना परिवार परिशिष्ट हर बुधवार। पढ़ते रहिए पत्रिका। मास्क के साथ ऐसे रखें त्वचा का ख्याल। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है। ऐसे समय में आपको त्वचा का ध्यान रखना भी आवश्यक है। एक्सपर्ट के अनुसार स्किन केयर के लिए कुछ टिप्स हैं, जिनमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का मास्क चेहरे पर फिट होना चाहिए। मास्क पहनने वाले लोग अपनी त्वचा को साफ, अच्छी तरह से हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रखें।
यदि मास्क लगाने के कम से कम आधे घंटे पहले क्रीम लगाते हैं तो ये त्वचा के लिए फायदेमंद होगा। मास्क से होने वाली स्किन इरिटेशन को कम करने के लिए नाक और सेंट्रल चिक के पास ठंडक पहुंचाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें। पेट्रोलियम जेली या मुलायम क्रीम से त्वचा की ड्राइनेस को कम किया जा सकता है। मास्क पहनने से पहले भूलकर भी हैवी मेकअप ना करें और ना ही फाउंडेशन लगाएं। इससे दाग धब्बों के साथ ही एक्ने होने की आशंका भी बढ़ जाती है। इस समय चेहरे पर स्क्रब और एक्सफोलिएटर्स का प्रयोग ना करें। हर 2 घंटे में मास्क का दबाव हटाएं, इससे त्वचा को सांस लेने में मदद मिलेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि आरबीआई ने डिजिटल करेंसी के बारे में क्या कहा है, जिसको कहा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी जिसे कहा जा रहा है, और जिसके बारे में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रवि दास, अगर मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो उनका एक कीनोट एड्रेस भी है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आरबीआई ने इसके लाने के बारे में प्लान कर रहा है। अमन जी हमारे साथ हैं। अमन जी, आरबीआई ने अभी तक एग्जैक्टली क्या कहा है, कितने टर्न लिए हैं, कितने बैक टर्न लिए हैं, कितने फॉरवर्ड टर्न लिए हैं, थोड़ा संक्षेप में बताएं, और कब तक आपको उम्मीद है कि आ जाएगी करेंसी? देखिए, पहली बात तो आरबीआई ने कोई भी बैक टर्न नहीं लिया है। दूसरी बात, आरबीआई ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। हमारा ये पेपर पब्लिश हुआ था जून 2018 के इशू में फाइनेंस इंडिया के, और उसके बाद इमीडिएटली 1 महीने के अंदर एक कमेटी बनाई गई, जो एक कमेटी आरबीआई की बनी है, जो निर्धारित करेगी कि किस तरीके से सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आरबीआई लॉन्च करे। दूसरी बात, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने भी जो है एक रिपोर्ट सबमिट 28 फरवरी 2019 को की है, जो वर्चुअल करेंसीज को बात कर रही है, डिजिटल करेंसीज की बात कर रही है, जो आरबीआई के मध्यरक उनको सबमिट की गई है। तो उसमें भी इस चीज का विवरण किया गया है। जो डिप्टी गवर्नर ने कहा, उन्होंने आरबीआई का पक्ष इसलिए नहीं, जब भी मैं स्पीच कहीं देता हूं तो मैं भी कहता हूं कि ये व्यूज जो है मेरे पर्सनल व्यूज हैं, एकेडमिक व्यूज हैं, और ये कोई जो है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है, जब तक बिकॉज आरबीआई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देता है जो गवर्नर की तरफ से आए या मिनिस्टर की तरफ से आए या कुछ आए, तब तक वो इस चीज को लॉन्च नहीं कर सकते हैं। पर क्योंकि इस पे काम चल रहा है तो उन्होंने अपना व्यक्त जाहिर किया कि इस टाइप की करेंसी होने की उम्मीद है, और वो तभी कर सकते हैं, सिर्फ उन्होंने ही नहीं किया है और लोगों ने भी इसके ऊपर चर्चा की है कि इस टाइप की बातचीत चल रही है। तो कोई यू टर्न आरबीआई ने आज तक नहीं लिया है, बिकॉज कोई फॉर्मल स्टेटमेंट आरबीआई ने नहीं दिया है। जरूर वर्चुअल जो ये करेंसी जिनको हम प्रोडक्ट्स की तरीके से कहते हैं, उनके ऊपर आरबीआई ने मल्टीपल टाइम स्टैंड लिया है, और एक स्टैंड बैक लिया उन्होंने कि बैंक्स को ये कहा कि ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अलाउ कर दिया जाए, क्योंकि जब कोर्ट का ऑर्डर आया तो आरबीआई उसको नकारा नहीं कर सकता था, बिकॉज कोर्ट जो होता है, कोई भी कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, एपेक्स बॉडी होता है, और उसकी मान्यता रखना हर एक इंस्टीट्यूशन का, हर एक मंत्रालय का काम है, हर एक मंत्री का काम है, हर एक, चाहे वो स्टैट्यूटरी बॉडी हो आरबीआई टाइप की, उसका भी काम है। और उसको ऑनर करते हुए उन्होंने फिर अपना स्टैंड, जो पहले अरुण जेटली जी के कहने पे उन्होंने रखा था, वो विड्रॉ किया कि हम ये अलाउ करते हैं कि ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउ किया जाए इसके अंदर, तो जो कोई पैसा प्रोसीड्स बेचने या खरीदने पे बैंक में आते हैं उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। बट बाकी चीजों पे अभी भी उन्होंने लगाम लगा रखी है, तो कोई भी यू टर्न कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। और मेरे विचार में जिस तरीके से प्रोग्रेस चल रही है, और जैसे अब चाइना भी पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा है लॉन्च करने की, अब फेडरल रिजर्व बैंक भी कह रहा है कि हम हो सकता है 2021, 2020, 2022 के अंदर करें, तो हो सकता है कि 1 से 2 साल के अंदर हमें ये देखने को मिले कि इसका लॉन्च किया जा सकता है। वो आरबीआई के द्वारा भी हिंदुस्तान में रुपए का डिजिटल फॉर्म में किया जा सकता है। तो लेकिन इसकी जरूरत क्या है? क्या ये क्रिप्टो करेंसी को काउंटर करने के लिए लाई जा रही है, या फिर हमारी जरूरत है, आज के हमारे ट्रांजेक्शन की जरूरत है, हमारी डेली? बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसे अभी मेरे मित्र ने पहले कहा था कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जिसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है, वो एक, दूसरा इसमें पारदर्शिता आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, तीसरा इससे जो कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल है वो बढ़ता है, चौथा जो फीटिंग ऑफ करेंसीज होती थी वो काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जरूर उसमें अभी भी हो सकता है कोई वायरस क्रिएट करके इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, पर जैसे भी मेरे मित्र जो आरबीआई से बोल रहे थे, उन्होंने कहा साफ तरीके से कि आरबीआई ने जो सिस्टम्स आज तक डेवलप किए हैं, स्लो जरूर रहे हैं,
स्लोली आए हैं, पर आज तक उनमें कभी भी ब्रीच नहीं हुआ है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए देखना जरूरी है कि आगे भी आने में इस टाइप का ब्रीच होने की उम्मीद और आशंका कम है, पर जो इससे बेनिफिट देखने को मिल रहे हैं, ट्रांजैक्शनल एफिशिएंसी, एक आम आदमी को ट्रांजैक्शन है, आपको मेरे को है, और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट अभी आजकल दे रहे हैं वो हमें देखने को मिल रही है। और जरूर ये जो बिटकॉइन है उसने जरूर फोर्स किया है इसको, क्योंकि डिजिटल फॉर्म में तो करेंसी आ गई थी। कार्ड्स ने भी 1960s में, चाहे वो मास्टर कार्ड हो, वीजा हो और क्रेडिट कार्ड आए, उन्होंने कहा कि हम इसको प्लास्टिक कार्ड करेंसी क्रिएट करेंगे वर्ल्ड में, पर वो इस चीज को अडेप्ट नहीं कर पाए, बिकॉज उसमें वैल्यूएशन होता है, किसको क्रेडिट कार्ड दिया है, किसको क्रेडिट कार्ड ना दिया जाए। पर जब ये डिजिटल करेंसी आ जाएगी, तो जो एक आदमी 2 रुपए कमाता है सारे दिन में, या एक आदमी जो 1 करोड़ रुपए कमाता है सारे दिन में, दोनों के लिए उस रुपए का वैल्यू एक ही है। चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 1 करोड़ हो, उसका 1 रुपए की जो वैल्यू सभी के अंदर है वो एक ही रहेगी। उससे कोई मार्क प्रतिशत नहीं होगी और उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे किसी को भी जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, जो आज की डेट में लग रहे हैं। एक छोटा व्यक्ति जब ट्रांजैक्ट करता है तो चार्जेस ज्यादा लगते हैं, जब बड़ा व्यक्ति करता है तो उसको क्यों बैंक पे स्पेसिफिक बेनिफिट देता है तो उसको वो चार्जेस कम लगते हैं। तो वो जो डिस्क्रिपेंसीज एक आम आदमी को बियर करनी पड़ रही हैं आज के टाइम पे, जो डिजिटल फॉर्म है उसके मद्देनजर रखते हुए बढ़ेगी, और मेरे विचार में ये हमें देखने को मिलेगा, और कैसे बढ़ोतरी होती है वो भी देखने। आलोक जी, एक बड़ा मुद्दा जो सीबीडीसी के उससे बन के उभर के आएगा, क्या ये ज्यादा सिक्योर होगा? जैसे आप बोल रहे हैं कि ब्लॉकचेन पे आधारित होगा ये, तो क्या ज्यादा सिक्योर होगा? अभी हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान लगातार डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़े हैं, इसके साथ साथ साइबर फ्रॉड भी बढ़े हैं। तो क्या ये माना जाए कि जब डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो क्या फ्रॉड कम हो जाएंगे? क्या उनको ट्रेसेबल आसान हो जाएगा? जैसा कि ब्लॉकचेन में हर चीज आपको ट्रेसेबल होगी, तो हर चीज ट्रेसेबल होने के कारण क्या उनको कोई भी जो फ्रॉड हो तुरंत पकड़ में आ जाएंगे? जी स्वतंत्र जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। जहां तक इसकी सिक्योरिटी का सवाल है, देखिए अभी जितने भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जहां पे काम हो रहे हैं वो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन पे हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि 24 मिलियन से ज्यादा नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, ये ब्रेक नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अभी जो काम हो रहे हैं, क्योंकि मैं खुद ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपर हूं, मैं डेवलप करता हूं एप्लीकेशन, जहां भारतीय रिजर्व बैंक की बात है, जहां किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम की बात है, जब वो अपना ब्लॉकचेन लाएंगे तो वो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन पे राइड नहीं करेंगे, ये पक्का। ये आप आज मेरे से लिखवा के ले लो, दे विल नॉट राइड ऑन द एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन्स। अगर आप कहें कि कोई, जैसे अभी जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन भी जो डेवलप हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, वो सारे या तो इथेरियल पे डेवलप हो रहे हैं या किसी बैकएंड में कोई ना कोई एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन है, लेकिन खुद का अपना ब्लॉकचेन होना एक तो इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक जब इस तरह की चीज लेकर के मार्केट में आता है या तो उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं रखता है, सिक्योरिटी को प्राइम इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जैसा अमन जी ने बताया, डेफिनेटली ट्रांजैक्शनल एफिशिएंसी तो 100% आएगी, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक जब घुसेगा, आप देखिए आज से पहले करीब 6-7 साल पीछे चले जाइए, 8 साल पीछे चले जाइए, कोई भी चेक की जो क्लियरिंग होती थी उसमें आपको 3 दिन लगते थे कम से कम। आज की डेट में चेक सेम डे क्लियर होता है, इनफैक्ट चेक आजकल मूव ही नहीं करता है कहीं पर। तो ये चेक ट्रांजेक्शन का मोड आया, ये धीरे धीरे इंप्लीमेंट होते हैं, लेकिन ये ट्रांजैक्शनल एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। पहले क्या होता था, कुरियर से जाता था, दूसरे इंटरसिटी इंटरस्टेट का चेक होता था कुरियर से जाके, किसी केसेस में तो 15 से 20 दिन लगते थे आपको पहला क्लियरिंग मिलने में। आज देखिए इंस्टेंटेनियस बहुत सारे पेमेंट होते हैं, एनईएफटी देखिए, ईएफटी देखिए, ये सारे पेमेंट सिस्टम डेफिनेटली पहले से बहुत ज्यादा इवॉल्व हुए हैं। जहां तक सिक्योरिटी का मुद्दा है, सिक्योरिटी तो मस्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम देखिए इतना भी सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि एक हाथ को दूसरे हाथ का पता नहीं चले। अगर ऐसा होगा तो टेररिस्ट इसको सबसे पहले यूज करेंगे, हम और आप तो बाद में मिसयूज करेंगे। टेररिस्ट और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है उसमें ये ज्यादा हो जाएंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि लीगल वे से जो मॉनिटरिंग जरूरत है इन टर्म्स ऑफ एक किसी भी नेशन स्टेट को रन करने के लिए, वो भी एक ओवरसाइट उस पर बहुत जरूरी है। इसलिए इतना भी सिक्योर ना कर दें कि अंदर में अगर क्रिमिनल एक्टिविटी चल रहा है या ड्रग ट्रैफिकिंग चल रहा है या चाइल्ड ट्रैफिकिंग चल रहा है, तो उस केस में हमें फंड को ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। मृदुल जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसका इलीगल काम में इस्तेमाल हो रहा है, बहुत छोटा सा परसेंटेज है, वो कह रहे हैं 1-2% है जिसका इस्तेमाल इलीगल काम में हो रहा है। तो फिर आप प्रेस कर लीजिए स्वतंत्र जी, ये जो 2% 3% जो है, अगर आप टोटल वॉल्यूम पे देखें तो ये बिलियंस में पहुंचता है। नो सर,
It is $10 billion in volume, sir. 0.34%. एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ, ये बिलियंस में पहुंचता है, तभी मैं बोल रहा हूँ। 10 बिलियन सर, $10 बिलियन बहुत छोटा अमाउंट होता है अगर आप उसको ग्लोबली देखें। $10 बिलियन बहुत छोटा अमाउंट है। नहीं, एक मिनट, आप इसको ग्लोबल क्राइम में यूज कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप $10 बिलियन क्रिमिनल एक्टिविटी में ग्लोबली बहुत छोटा। वी विल एग्री टू डिसएग्री ऑन दिस, क्योंकि इस इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ एनफोर्समेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और साइबर में एक्टिव होने की वजह से ये जो आपका जो स्टैटिस्टिक्स है ये ग्रॉसली अंडर रिपोर्टेड है। और मैं बताता हूँ, आप जो न्यूयॉर्क टाइम्स का जो एग्जांपल दे रहे थे, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स को क्यों नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये सारी करेंसी आपको पता है किस कंट्री से स्टार्ट हुई है, किस कंट्री को इन्होंने बंद किया और किस कंट्री से स्टार्ट हुई है। इसलिए लेट्स नॉट टॉक अबाउट कौन से कंट्री इसमें इन्वॉल्व है। ये 2012 की लिक्विडिटी क्राइसिस से यूएस निकलने के लिए इन्होंने ये सारा चीज का ये किया था, एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज इवैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। और बहुत बड़ा नहीं सर, ये INR और ये सारी करेंसीज के अगेंस्ट वैल्यूड है, और आप सारी करेंसीज के अगेंस्ट वैल्यूड कहाँ है? ये कौन सा वैल्यूड है? हमने वैल्यूएशन किया है इंडियन रुपी, INR और डॉलर को। हमने ये बिटकॉइन को कभी वैल्यू नहीं किया है इंडियन रुपी के साथ में। सर इसमें जो है, I'll tell you, so the difference is कि सबसे पहले जो आप क्रिमिनल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, so 0.34%, it's not my stat, it is the stat of Forbes.com पे आप देख सकते हैं। Forbes is an international media publication, ये सिर्फ USA का नहीं है। नेक्स्ट इज कि Forbes जो है वो किसी इस तरह के मेजर IT जाइंट का एक्वायर्ड भी नहीं है, जैसे कि सेल्सफोर्स ने आई थिंक टेलीग्राफ को एक्वायर किया था। सो इस तरह का मीडिया नहीं है, इसलिए मैं उसको कोट कर रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग इज कि आप जो चीज, एक तो सिक्योरिटी पे बात करते हैं, CBDC का एक मेरे को सबसे बड़ा जो नेगेटिव दिखता है वो है प्राइवेसी इश्यूज। जब भी आप कैश को यूज करते हैं तो उसमें आपकी प्राइवेसी रहती है, लेकिन अगर सेंट्रली कंट्रोल्ड सारे ट्रांजैक्शंस उनको ओपन होंगे तो आपकी कोई भी प्राइवेसी नहीं रह जाएगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रांजैक्शंस। सो ये एक नेगेटिव है। CBDCs आएंगे जरूर और आने ही चाहिए, क्योंकि इनका सेंटर को फायदा होता है। क्योंकि आपके जैसे अगर आप CLS जो सेटलमेंट सिस्टम अभी यूज होता है, तो सेटलमेंट सिस्टम के लिए नहीं है ये, सेटलमेंट सिस्टम अभी भी अच्छा ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बीच में कॉस्टिंग बहुत लग जाती है, और वो कॉस्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं हमारा जो मनी है, जो रुपए है, वो उसको बियर कर रहा है। प्राइवेसी किस लिए चाहिए आपको? प्राइवेसी चाहिए किस लिए आपको? एग्जैक्टली मैं यही पूछ रहा था। प्राइवेसी सर ट्रांजैक्शंस के लिए बिल्कुल चाहिए सर। अगर आप नहीं, आपका अगर हर ट्रांजैक्शन मॉनिटर्ड होगा तो दैट इज नॉट गुड। दैट इज गुड फॉर ओनली वन पर्पस, दैट इज गुड फॉर इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स जो है उसके लिए बहुत सारी चीजें जो है कम लगेंगी, जैसे फाइलिंग जो है उसका जो प्रोसेस है वो बेटर हो जाएगा, कम कंपरसम हो जाएगा। लेकिन प्राइवेसी इन ट्रांजैक्शंस इज रियली इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑल अबाउट। डिसेंट्रलाइजेशन इंटरनेट की दुनिया में हम पिछले दिनों बात कर रहे थे कि कुछ भी सिक्योर नहीं है। आप जो भी आप अपने फोन पे बात करते हैं, अगले मिनट आपके फेसबुक पे वही विज्ञापन आना शुरू हो जाते हैं। आप तो फोन मतलब आपको फोन ही नहीं कर सकते आप किसी को, वो आपके फोन भी सुन रहे हैं, फिर आप कहाँ सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं आप? वो तो सर डिजिटल मार्केटिंग है, दैट इज कॉल्ड रीमार्केटिंग। आपको मतलब आप कह रहे हैं कि भारत सरकार ना सुने, कोई भी सुन ले? और नहीं सर, ये नहीं, आप अगर आप कोई चीज बाय सेल कर रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन में प्राइवेसी का इंपॉर्टेंस होता है बहुत बार। क्या इंपॉर्टेंस पूछ रहा हूँ, क्या किस लिए चाहिए आपको प्राइवेसी? चाहिए ही सर, ऑब्वियसली, बिकॉज जब आप कैश यूज कर रहे हैं, बहुत बार आप जो है कैश यूज करते हैं और वो ट्रांजैक्शंस जो है वो अपलोडेड नहीं होते किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के पास में, एंड दैट इज एक्चुअली गुड, बिकॉज यू डोंट हैव टू सी कि मतलब आपका मनी कहाँ पे जा रहा है। अगर ये डेटा सारा का सारा एग्जैक्टली कौन सी चीज कहाँ पे जा रही है वो अगर सेंटर के पास में होगा, तो दैट इज नॉट गुड। First of all, the amount of magnitude of data which is getting transacted today, जो आज ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें और जब ये डिजिटल करेंसी हो जाएगी उसमें बहुत फर्क है। बिकॉज आज बहुत थोड़ी सी ट्रांजैक्शन हो रही हैं तो उसकी ट्रैकिंग की हम बातें कर रहे हैं, जब पर बाद में जब ये ट्रांजैक्शन होंगी उसकी ट्रैकिंग, जैसे आज मोबाइल फोन हैं, इतने सारी ट्रांजैक्शन हो रही है फिर भी टाइपिंग हो रही है, तो वो डेटा टेपिंग तो होगी। मेरे को याद है जब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के लिए आज से 10 साल पहले
हम डिजिटल पेपर वर्क की बात कर रहे थे स्टैंडर्ड बनाने की, तो वहां पे ये हमने कुछ कंपनी जो टॉप कंपनीज आई उनके हेड से मिले, उन्होंने कहा कि आज की डेट में भी उनके पास इतना डेटा है इंडियन यूजर्स का, जो वो अगर पब्लिक कर दें तो इट विल बिकम अ रोर एंड दे मे हैव टू क्विट इंडिया बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ प्राइवेसी इश्यूज व्हिच आर देयर। तो अगर वो डिक्लेयर नहीं किया तो प्राइवेसी इश्यूज नहीं है, अगर है डिक्लेयर कर दिया तो प्राइवेसी इश्यूज हो गए। तो ये तो एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी हो जाती है कि क्या चीज प्राइवेट है क्या चीज प्राइवेट नहीं है सर। और जहां तक ट्रांजैक्शंस की बात है, आप कोई ऐसा ट्रांजैक्शन क्यों करना चाहते हैं जिससे आपको अपने आप ही शर्म आ रही है और कि लोग को पता चलेगा तो क्या होगा? तो ये तो प्राइवेसी इशू ऐसा हो जाता है सर। और जहां तक ये जो लोगों को कभी भी नहीं पता चलेगा बिटकॉइन और वगैरह की, जो एक सेकंड खत्म कर लूं मैं, आई विल कम टू यू सर, जस्ट अ सेकंड मोर। जो आपने बाकी ये जो प्रोडक्ट्स की बात करी कि उसके अंदर कोई इलीगल, अब जैसे एक कुंद्रा जी का पकड़ा गया कि वो आईपीएल में इन्वॉल्व कर रहे थे क्रिप्टो करेंसीज का, जब वो इन्वॉल्व कर रहे थे तब पता चलेगा कि वो इलीगल एक्टिविटी है। जब तक कोई पकड़ा नहीं गया तो इलीगल एक्टिविटी पकड़ी नहीं जाएगी। काफी सारी कंट्रीज में ड्रग प्रोडक्शन इज नॉट इलीगल, तो वहां पे अगर यूज होगी, जैसे कोलंबिया है और बहुत सी कंट्रीज हैं जहां पे एक स्पेसिफाइड ड्रग प्रोडक्शन इज नॉट इलीगल, वो दूसरी कंट्री में हो सकता है इलीगल हो, तो वो सब सीबीडीसी से कैसे पता चल जाएगा? आएगी नहीं कभी भी। तो इसलिए ये कहना कि कोई भी चीज, मैं उस चीज को नहीं कह रहा हूँ, नॉर्मल कैश भी आता है इलीगल में, डिजिटल बनेगा तब भी इलीगल हो सकता है, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। बट ये कहना कि मैं एक पारदर्शिता से, एक ट्रांसपेरेंसी से, जिससे एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन सकता है, जिससे पता चल सकता है कि कल को मेरी कंट्री में कोई इन्वेड करने जा रहा है, कल कोई मेरी कंट्री को खोखला बना रहा है, कोई देश को खोखला बना रहा है, उसको रोक सकती है सरकार। उसके लिए मैं प्राइवेसी चाहता हूँ, मेरे विचार में ये गलत है। और दूसरा एक और चीज है अमन जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला है इसमें मृदुल जी, जो आप कह रहे हैं प्राइवेसी की बात, तो आज क्या आपके पास प्राइवेसी है क्या ट्रांजैक्शन का? आपका बैंक को नहीं पता होता है कि आप कहाँ पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ से रिसीव कर रहे हैं, ये तो है। अब वही है कि, हाँ जी बताइए, ये तो बैंक को बिल्कुल पता होता है कि आप कहाँ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बैंक को तब मालूम होता है जब हम डायरेक्टली बैंक से हम लोग कुछ जो है कहीं ट्रांसफर करते हैं। नहीं तो बिना बैंक के तो आपको ट्रांसफर करना इलीगल है, आप तो कर ही नहीं सकते हैं। सर कैश का नाम सुना होगा आपने? नहीं, कैश का नाम सुना है, लेकिन वो आपको पता होगा लीगल टर्म्स में अकाउंट्स वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, 1500 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं कैश में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप जी बताएंगे। या वैसे भी आजकल बहुत सारे ट्रांजैक्शन तो ऐसा गवर्नमेंट ने कर ही दिए इनकम टैक्स में रेगुलेशंस में कि हम कैश में पेमेंट ही नहीं कर सकते। 10,000 से ऊपर अगर पेमेंट करेंगे हमको इनकम टैक्स में बात नहीं मिलेगा। 2,000 से ऊपर का डोनेशन नहीं ले सकते और 50,000 से ऊपर का कैश जमा नहीं कर सकते। 2 लाख से ऊपर का हम कैश में कुछ बाय नहीं कर सकते। और ये जो इससे नीचे छोटे ट्रांजैक्शन की बात होती है, तो अभी भी इस डिजिटल करेंसी के साथ कोई कैश एलिमिनेशन की बात तो हो ही नहीं रही है। कैश तो रहेगा मार्केट में और मतलब कैश रहेगा और उसके साथ में डिजिटल करेंसी रहेगी। जिसको डिजिटल करेंसी यूज करना है वो डिजिटल करेंसी यूज करे, जिसको कैश यूज करना है वो कैश यूज करे। पर ये डिजिटल करेंसी का भी अभी हमको मोड पता नहीं है कि इसमें क्या 100% ट्रांजैक्शन जैसा हमारे बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है क्या वैसे रिफ्लेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। सर्टेनली कुछ ना कुछ इसकी जो यूज के तरीके आएंगे उसमें पता चलेगा आगे कि ये यूपीआई की तरह चल रहा है कि कुछ और तरीके से चलेगा। टेक्नोलॉजी पे आरबीआई नो डाउट काम कर ही रहा होगा, तो अभी कहना इसके लिए बहुत जल्दी रहेगा। और ये जहां तक प्राइवेसी की बात है, हम समझते तो यही है, सभी ओपनली डिस्कशन भी हो गया इस पे कि प्राइवेसी वही चाहिए जहां कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही होती है। अच्छा, है कि रात को कौन से काम होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर नहीं सर, अगर आप जो है लेट्स से, जैसे हम देखें बिजनेस की प्राइवेसी कि कौन सी रेट पे कौन सा माल चला गया वो पता नहीं होना चाहिए। तो जहां करोड़ों के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट हाउस किसी कॉर्पोरेट हाउस से ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो तो उनको डिस्क्लोज करना ही पड़ता है और वो वैसे भी चेक के थ्रू या बैंक के थ्रू या डिजिटल ट्रांसफर से ही हो रहा है आज। तो वो सब हमको पता है। तो कौन सा ऐसा 5,000 रुपए का ट्रांजैक्शन है जो हम बताना नहीं चाहते? जहां 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन तो सारा डिस्क्लोज हो रहा है और 5,000 का हम नहीं बताना चाहते, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है?
सर प्रिवेसी जो होती है वो मिनिस्क्यूल लेवल्स पे ही मैटर करती है। लार्जर स्केल पे तो प्रिवेसी का क्वेश्चन ही नहीं होता, बिकॉज वहां पे आपको डिस्क्लोज करनी होती है चीजें। सो प्रिवेसी मैटर्स ऑन अ मिनिस्क्यूल स्केल। If every product or everything that you buy or every transaction that you make is uploaded to a central server, then मतलब they will in fact have analytics on everything। मतलब आज जितना analytics है अगर हम उसको ही बहुत ज्यादा मानते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, हम हमारे क्योंकि because I do a lot of political marketing, okay, so I know where data comes from and where data goes, so and I work with RBI की तरफ से कोई डेटा कहीं चले जाएगा मेरे को नहीं, RBI की तरफ से नहीं जाएगा सर, RBI की तरफ से नहीं अगर जाएगा। डिजिटल करेंसी RBI लॉन्च करेगा तो वहां से डेटा कहाँ जा सकता है? या तो आपके पास है या वो सेंट्रल सर्वर पर है, और गवर्नमेंट है ही नहीं सर। तो ये तो इधर किधर मतलब कौन उसको यूज करेगा? उसकी मार्केटिंग कहीं नहीं हो सकती है सर। प्लेटोनियन पॉलिटिक्स की अगर अपन बात कर रहे हैं तो फिर तो कहीं भी कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकती, लेकिन ऐसा होता नहीं रियल वर्ल्ड में। ऐसा हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में होना जरूर चाहिए, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं। और सेंट्रल जो गवर्नमेंट्स होती है वो इंस्टीट्यूशंस को डोमिनेट तो करती ही है। अब वो डेटा का कैसे यूज करना चाहिए? आपकी नजर में क्रिप्टो करेंसी की एक ही वैल्यू है सबसे बड़ी की वो सीक्रेट है? नहीं सर, क्रिप्टो करेंसी की बहुत सारे वैल्यू प्रोपोजिशंस है। इनफैक्ट हम लोग अभी तक जो बात कर रहे हैं इस डिस्कशन में वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के ऊपर लोगों ने बात की है, जबकि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पूरा फाइनेंस का फील्ड है, फाइनेंशियल सर्विसेज का, जिसको हम डीफाई कहते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जिसपे आप लोन लेते हैं, इंश्योरेंस होता है, हजारों चीजें, जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सारे के सारे वहां भी अवेलेबल है सर। मृदुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो करेंसी की जो बात हो रही है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो जारी होगा उसमें इनफैक्ट प्राइवेसी ज्यादा बढ़ जाएगी, आपको क्यों लगता है घट जाएगी? मैं रीजन बताता हूँ। अभी एक मिनट, नहीं, ट्रांजैक्शन की वैल्यू की बात नहीं। ट्रांजैक्शन की वैल्यू तो आज आपके पेटीएम और यूपीआई और जितने पे फोन पे इन सबको पता होता है ट्रांजैक्शन की वैल्यू। मे बी आरबीआई का ये इनिशिएटिव है कि एक सेंट्रल करेंसी हो जहां पे सारी ट्रेडिंग वहां से हो, अगर वहीं से एक्सचेंज हो और वहीं पे सेटलमेंट मैकेनिज्म हो पैसे का कि किधर से कहां ट्रांसफर होना है, तो मे बी प्राइवेसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। बिकॉज नाउ यू ओनली हैव वन अथॉरिटी व्हिच विल कंट्रोल द डेटा और इंफॉर्मेशन। पहले तो बात है, आप पेटीएम इज ओन्ड बाय चाइनीज। आप अपना डेटा सर, आप अपना डेटा गवर्नमेंट को दे रहे हैं, गवर्नमेंट से ज्यादा डेटा का मिसयूज कोई नहीं करता सर। तो आप ये बताइए कि आप गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते हैं, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट को आप उठा करके डेटा देना चाहते हैं। पेटीएम आप यूज करते हैं, पेटीएम किसका है सर? पेटीएम में majority stake किसका है? You're not getting the point। खरीदारी करेंगे कहीं से तो खरीदारी करेंगे ना, जो भी काम करेंगे सेकंड पार्टी तो होगी ना, कोई सामने वाले को पता होगा कि नहीं होगा, वो काम ब्रीच नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? वो भी तो ब्रीच कर सकता है सर। whenever you use cash there is a privacy in सेकंड पार्टी तो है ना, उसमें भी सेकंड पार्टी तो है ना, उसमें भी कहीं तो इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसको। नहीं, उसको आप कहीं पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो सेंट्रल डेटा सर्वर पे अपलोड नहीं हो रहा। आपका मतलब है कि वो सबको पता है? ये गलत है आपका इन्फॉर्मेशन कि सेंट्रल सर्वर पे नहीं अपलोड हो रहा है। ये नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो है, जितनी भी आप एटीएम के ट्रांजैक्शंस करते हैं वो नेशनल फाइनेंशियल स्विच और पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के थ्रू जाता है। आप अगेन सर पेटीएम की बात कर रहे हो, मैं पेटीएम की बात कर रही हूं, किसी भी ट्रांजैक्शन, मैं पेमेंट सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आप सभी लोग इस चर्चा में जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देखते रहिए पथ का टेक। नमस्कार। नमस्कार, पत्रिका प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। ऐसा लगता है तीसरी लहर की उल्टी